नमस्कार दोस्तों। तो हम आगे चलते हैं। कल हमारी जो क्लास चल रही थी 10th की, उसमें हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। और हमने उसमें दो कार्य, उसके एक तो कार्यपालिका संबंधी कार्य शक्तियाँ और विधायी संबंधी कार्य शक्तियों का अध्ययन कर लिया था। अब हम उसी से आगे चलते हैं और आगे हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। तो देखिए, आपको मैं बता दूं, राष्ट्रपति किसी भी राष्ट्रपति संपूर्ण राष्ट्रीय आय का लेखा जोखा अपने पास मंगवा सकता है। इसके अतिरिक्त कोई भी वित्त विधेयक सर्वप्रथम राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। देखो, जो अपने राष्ट्र की आय व्यय का जो पूरा लेखा जोखा होता है, आय तथा व्यय, ठीक है, आय व्यय का जो लेखा जोखा होता है उसका संपूर्ण डाटा राष्ट्रपति अपने पास मंगवा सकता है। और जो हमारा वित्त विधेयक होता है, मैंने आपको बताया दो प्रकार के विधेयक होते हैं, एक साधारण और एक वित्त। जो वित्त विधेयक होता है वो सबसे पहले किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति की अनुमति मिलने पर ही वे कहां जाएगा? लोकसभा। और फिर लोकसभा अध्यक्ष चेक करता है कि धन विधेयक है या नहीं। फिर राज्यसभा, और राज्यसभा अधिकतम कितने दिन रोक सकती है? 14 दिन तक रोक सकती है। तो वो सारा सिस्टम होता है अपना। तो वित्त विधेयक जो होता है अपना, उसे सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। चौथी और अंतिम शक्ति है न्यायिक शक्ति। बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी अपराधी की सजा माफ या कम कर सकता है। राष्ट्रपति मृत्युदंड प्राप्त अपराधी की भी सजा माफ या कम कर सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करता है। देखो मित्रों, अनुच्छेद 72 के तहत यदि कोई अपराधी है,
अर्थात उस पर दोष सिद्ध हो चुका है, तो उसकी सजा को यदि कोई माफ कर सकता है या कम कर सकता है तो वो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। किसके तहत? 72 के तहत। यहां तक कि यदि किसी को मृत्युदंड मिल गया, सजाए मौत मिल गई है, तब भी उसकी सजा को माफ या कम कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। इसके अलावा जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, उन न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है भाई, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। अनुच्छेद 352 से 360। देखो होता क्या है, आपातकाल शब्द समझो। आपातकाल क्या होता है? आपातकाल या इमरजेंसी, आपने हॉस्पिटल में देखा होगा, अलग से लिखा होता है इमरजेंसी वार्ड। तो उसमें उस मरीज को रखा जाता है जिसका कोई पता नहीं, वो बच भी सकता है और नहीं बच सकता, अर्थात उसकी कंडीशन एकदम अंतिम लेवल पर है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही यदि देश में कुछ ऐसा भयावह घटना घटित हो जाए जिससे पूरे देश में संकट उत्पन्न हो जाए, कुछ पता ना हो कि आने वाले कल में क्या होने वाला है, तो ऐसी परिस्थिति को हम क्या कहते हैं? आपातकाल। और इस परिस्थिति की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। ऐसी कंडीशन आ गई है, बहुत बुरा संकट आ चुका है, तो ऐसे बड़े संकट के समय जो आपातकाल की घोषणा करता है वो हमारा कौन करता है? राष्ट्रपति। और कैसे करता है, किन परिस्थिति में करता है, वो हम समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करने जा रहा हूं अनुच्छेद 352 की। युद्ध एवं बाहरी आक्रमण तथा गृह युद्ध की स्थिति में, पहले नोट कर लेते हैं फिर समझते हैं। देखिए, यदि देश पर कोई अन्य देश आक्रमण कर दे या युद्ध छिड़ जाए या देश के अंदर गृह युद्ध की परिस्थितियां पैदा हो जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा उसकी मंत्री परिषद
की सलाह पर देश में आपातकाल की घोषणा करता है। संसद द्वारा इस आपात काल का अनुमोदन 1 माह के अंदर अंदर किया जाता है। यह आपातकाल न्यूनतम 6 माह के लिए तथा अधिकतम का कोई प्रावधान नहीं है तक लगाया जा सकता है। देखो भाई, कब लगता है ये 352 अर्थात 352 का प्रयोग कब होता है? तो यदि कोई देश हमारे देश पर क्या कर दे, आक्रमण कर दे, या फिर युद्ध छिड़ जाए, या देश के अंदर ही गृह युद्ध, मतलब बहुत ज्यादा दंगे फसाद देश के अंदर होने लग जाए, तो जैसे कि मैंने आपको भी समझाया था कि संसद द्वारा इस आपातकाल का अनुमोदन 1 महीने के अंदर अंदर किया जाता है, अर्थात जांच पड़ताल की जाती है कि यह जो गृह युद्ध लगाया गया है ये सही है या नहीं। तो उसका अनुमोदन संसद कितने दिनों के अंदर करती है? 1 महीने के अंदर। अब ये जो आपातकाल है कम से कम कितने दिनों तक लगता है? 6 महीने तक। लेकिन अधिक से अधिक कितने भी दिन तक, 1 साल, 2 साल, 10 साल तक लगाया जा सकता है, इसका कोई प्रावधान नहीं है। तो कम से कम 6 महीने और अधिकतम का कोई प्रावधान नहीं। अब देखो क्या था, 1978 से पहले ये जो शब्द है गृह युद्ध, इसकी जगह लिखा हुआ था आंतरिक अशांति। क्या लिखा हुआ था? आंतरिक अशांति। अब यह क्या हुआ कि इस शब्द के नाम पर तीसरा आपातकाल लगाया गया था 1975 में। उस समय सत्ता पर इंदिरा गांधी सरकार यानी कांग्रेस सरकार सत्ता पर थी, और इंदिरा गांधी सरकार को ऐसा लग रहा था कि उसकी सरकार गिर जाएगी, तो अपनी सरकार को बचाने के लिए इस आंतरिक अशांति का गलत तरीके से प्रयोग करके देश में आपातकाल लगाया गया, और एक तरीके से हर हमारे मूल अधिकार का उस दौरान हनन हुआ था। देश में ऐसी इमरजेंसी लगी थी, बहुत भयावह स्थिति थी, हर कोई जो भी इंदिरा विरोधी था अर्थात इंदिरा सरकार का विरोध करने वालों से जेल में डाला जाता था। तो उस समय इस शब्द का दुरुपयोग किया गया, आंतरिक अशांति शब्द का दुरुपयोग किया गया और गलत तरीके से लोकतंत्र की हत्या की गई। तो ऐसा दोबारा ना हो, तो 1977 में कांग्रेस सरकार पराजित होती है और जनता दल सत्ता में आता है। तो जनता दल ने 1978 में 44वां, कौन सा? 44वां संविधान क्या किया? संशोधन किया। कब किया? 1978 में। और उस संशोधन में इस आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके क्या जोड़ा गया? गृह युद्ध जोड़ा गया, कि दोबारा से इसका दुरुपयोग ना हो। तो आंतरिक अशांति बिल्कुल खत्म कर दी, और जब तक गृह युद्ध अर्थात कोई ऐसी भयावह देश में पैदा ना हो जाए, मार काट जैसी, दंगे फसाद जैसी, तब तक देश में आपातकाल की घोषणा नहीं की जाएगी। तो समझ में आया? तो इसमें नोट कर लीजिए, मैं यहां से लिख रहा हूं, ये मत लिखना जो मैं लास्ट की लाइन से वहीं से स्टार्ट करना आगे से, कि 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978 को आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर
गृह युद्ध शब्द जोड़ा गया। नीचे लिखना अब तक 352 का प्रयोग 3 बार किया जा चुका है। कब कब? नंबर 1 1962 भारत चीन युद्ध, दूसरा 1971 भारत पाक युद्ध, और तीसरा 1975, जब भी बताया किस नाम पर? आंतरिक अशांति के नाम। तो ये था मित्रों आज का हमारा पहला आपातकाल अनुच्छेद 352। कल हम आगे चलेंगे 356 और 360 के बारे में अध्ययन कब करेंगे हम? कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।